Hi students and parents, this is Anubhuti. एंड दिस इज़ नेहा. अगर आपकी सर्च हिस्ट्री में है नीट 2026, नीट 2027, कौन एग्ज़ाम कराता है, कैसा एग्ज़ाम होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है. नेहा, आजकल बच्चे जो है ना इतनी बेसिक क्वेरीज पूछते हैं. आई एम श्योर ये लोग बेचारे गूगल पे जाके चैट जीपीटी पे जाके रात को 1-1 2-2 बजे तक ये उठे रहते हैं सिर्फ ये सर्च करने के लिए, कभी हाँ. यूट्यूब पे, कभी गूगल पे, कभी चैट जीपीटी पे कि कैसा एग्ज़ाम होगा, डिफ़िकल्ट है, नेगेटिव मार्किंग है, नहीं है. तो ऐसा मत करो, सोना भी इम्पोर्टेंट होता है. और सारे क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम एक एक पॉइंट वाइज, एक एक क्वेश्चन वाइज आपको सबका आंसर देंगे. जितने भी बेसिक क्वेरीज हैं, जो बिल्कुल इतनी बेसिक क्वेरीज हैं कि शायद आपको किसी वीडियो या उस पर जा करके अलग अलग क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, उनको आज हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. सो नेहा, स्टार्ट करते हैं वीडियो. हाँ, सबसे बेसिक फाउंडेशन क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज़ नीट. नीट हमने पहले भी डिस्कस किया था, फुल फॉर्म उसमें भी बात करी थी, बट स्टिल हम इसमें सारे एफएक्यूज ले रहे हैं, तो मेरे को लगता है सबसे पहले क्वेश्चन यही समझते हैं. फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए, कौन से एग्जाम के लिए बैठ रहे हो. तो हमारी नीट की फुल फॉर्म है, इट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर द अंडरग्रेजुएट. फॉर द अंडरग्रेजुएट्स. इसे ऑर्गेनाइज कराने वाला इज़ एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि JEE-CUT कराता है. राइट. एंड अगर मैं उसकी बात करूं कि कौन कौन इसको दे सकता है, तो ऑब्वियसली हम सिर्फ MBBS से एसोसिएट करते हैं. यहाँ पर आप अगर किसी जैसे डेंटल उसमें जाना चाहते हैं, BDS, तो वो वाले एस्पिरेंट्स भी देते हैं. उसके अलावा अगर आप आयुष यानी कि होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, वो भी देते हैं. आपको देना है. अच्छा, वेटनरी डॉक्टर हैं, अगर जानवरों के डॉक्टर जिनको कहते हैं, तो उसके भी कुछ कोर्सेज इससे मिलते हैं, और नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज भी इससे मिलते हैं. सो ओवरऑल आप कह सकते हो कि 360 डिग्री मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड. कुछ भी है तो नीट देना है. नीट तो दे ही दो. हाँ. अब नेहा, बच्चे पूछते हैं कि एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट्स. अब सब्जेक्ट्स तो सबको पता है कि आपके पास PCB होना चाहिए. अब सवाल क्या आता है कि सपोज को हमारे पास बायोलॉजी नहीं है, तो क्या हम एलिजिबल हैं, हम PCM से बैठ सकते हैं? तो यहाँ मैं क्लैरिफाई करूँगी कि नहीं, आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए. अगर बायोलॉजी नहीं है तो जूलॉजी, बॉटनी या ऐसा कुछ आपके पास, बायोटेक्नोलॉजी, ये तो होना ही चाहिए. राइट. अगर आपके पास सिर्फ PCM है तो आप डॉक्टर के लिए नहीं बैठ सकते हो. बट दूसरी फील्ड्स हैं मेडिकल में, जैसे आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट की साइड जा सकते हो, आप जो है किसी तरह की डायग्नोस्टिक्स या टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, आप न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, या फिर आप योगा, हेल्थ केयर, इस टाइप की चीज़ों में जा सकते हो. बट प्रॉपर डॉक्टर की डिग्री के लिए आपको बायोलॉजी चाहिए ही चाहिए. हाँ. इसमें मार्क्स का हमारा ऐसी कोई लिमिट है कि 60%, 70% थ्रू आउट? हाँ, आपका एग्रीगेट 50% बनना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. उसके अलावा आपके पास में कोई एक लैंग्वेज होती है जो कि इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक होती है जनरली, तो आपका एग्रीगेट यानी कि सब सब्जेक्ट्स को मिला करके 50% का स्कोर बनना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए. SC ST OBC के लिए आप इसको 40% मान लें, PWD के लिए 45%, तो वो डिफरेंट कोटाज में हो जाता है. हाँ, वो तो खैर ब्रोशर में होता है. हाँ, एप्लीकेशन फिल तो वो आपके स्पेसिफिक कोटा का फिर आप देख लेना है. डिफरेंट. हाँ. अब इसमें एज लिमिट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है. इसमें बच्चों को ये समझना है कि अपर लिमिट क्या है और मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है फॉर गिविंग नीट एग्जाम. अपर लिमिट के तो कोई खैर लिमिट नहीं है, आप 25 साल के बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं नीट का. बट हाँ, जो मिनिमम एज है दैट इज़ 17 ईयर्स. दैट मीन्स 31 दिसंबर 2026 तक आप 17 साल के होने चाहिए. और फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 31 दिसंबर 2009 से या तो पहले पैदा होने चाहिए या उसी दिन पैदा हो, उसके बाद वाले बच्चे उसमें एग्जाम में एलिजिबल नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं है. सो मिनिमम यस वी हैव अ रिक्वायरमेंट, बट अपर लिमिट कुछ भी नहीं है हमारी. नहीं है. ओके नेहा, सो पूछते हैं कि एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. तो एज तो हमने एड्रेस कर लिया. अटेम्प्ट लिमिट में पूछते हैं कि कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं. तो ऐसा कुछ है नहीं. एक बार अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, 17 साल के हो, तो आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हो. 1 2 3 4 टोटली. अब इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जब आप अटेम्प्ट दे रहे हो, ऑब्वियसली आपके ईयर्स लग रहे हैं, आपके टाइम लग रहा है, आपका रिसोर्सेज लग रहे हैं. सो मेंटली एंड फाइनेंशियली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. 100%. मतलब दिमाग में पता होना चाहिए, येस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट. फाइनेंशियली भी आपका पैसा भी लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी होते हैं इसमें. अब कई बच्चों को ये क्वेश्चन भी होता है कि लेट्स सपोज मैम हम कॉलेज स्कूल गए नहीं, प्राइवेट से होते हैं, NIOS वाले बच्चे जो होते हैं, क्या वो भी एलिजिबल हैं? वो भी ओपन स्कूलिंग जो होती है, सो वो कितने एलिजिबल हैं? हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिकली वैसे एलिजिबल होते हो, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर बोर्ड से आ रहे हो जो CBSE, NCERT इन सबसे डिफरेंट है, या फिर किसी ओपन स्कूल से आ रहे हो, आपके सब्जेक्ट्स और आपका बोर्ड जो है उसको NMC के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना होगा. तो वो बुलेटिन से फिर आपको चेक करना पड़ेगा, आप जहाँ से भी आ रहे हो उसके हिसाब से
तो वो एक बार ही कंफर्म कर लेना, वैसे होते हैं एज लॉन्ग एज यू आर मीटिंग द स्टैंडर्ड्स यू कैन अपीयर फॉर। यू कैन अपीयर फॉर। अब बच्चों का एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैम लैंग्वेजेस क्या क्या है हमारी, सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, या फिर हम फॉर्म जब भर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि बस बैठ गए हैं फॉर्म भरने लग गया है, कोई जल्दबाजी तो मचा दी तो कितनी प्रॉब्लम हमें आ सकती है। करेक्शन विंडो भी ओपन होती है, तो क्या हम उस टाइम पे करेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उसको एक बार हम डिटेल में इनको यहाँ बहुत कन्फ्यूजन आती हैं, राइट। सो लैंग्वेजेस का अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन, यानी इंग्लिश, हिंदी और 11 रीजनल लैंग्वेजेस हैं। अब जब बच्चे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे करेक्शन विंडो के टाइम पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें ऑप्शन नहीं ही होता है, लैंग्वेज चेंज का नहीं होता हाँ। सो आपको अगर कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, बेटर ऑप्शन मैंने बोला कि जैसे आप इंग्लिश करते हो तो सिर्फ इंग्लिश में आता है, तो आप साथ में एक रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो जो जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश प्लस दैट लैंग्वेज में क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इंटरप्रिटेशन में, आपको 2 लैंग्वेजेस में है तो वो बेस्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी हम इसमें एग्जाम्पल भी एक दे देते हैं, लेट्स सपोज आपका आप इंग्लिश तो है, आपने इंग्लिश चूज किया है और उसके साथ आपने हिंदी कर दिया, तो आपका पेपर इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। हाँ, और ऐसी हमारी 13 लैंग्वेजेस हैं, तो हाँ, आप चूज कर सकते हो अपनी रीजनल। करेक्ट। और यहाँ पर जो है आप ट्राई करोगी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो आप जो है बिल्कुल स्टिक करो जो भी डिटेल्स आप दे रहे हो लैंग्वेजेस से रिलेटेड। ये करेक्शन विंडो में बाद में करना मुश्किल हो जाता है, ये सारी चीजें नहीं, चेंज ही नहीं होता है। हाँ हाँ, अभी ऐसे एड्रेस का भी होता है, पहले साइकिल में तो बिकॉज देयर वर ऑप्शंस कि आप सिटी चूज कर रहे हो कि कहाँ, एक मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड एंड थर्ड। अभी इट इज एनटीए इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स ऑटो एलोकेशन ऑफ सेंटर्स थ्रू आधार। हाँ, थ्रू आधार। सो द मोमेंट यू अपलोड योर आधार कार्ड, वो ऑटो एलोकेशन ऑफ सेंटर कर देता है, नियरेस्ट लोकेशन देख लेता है आपकी, और आपको उसी के बेसिस पे वो कराता है। इसलिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, अपना आधार कार्ड अपडेटेड रखें अपने एड्रेस के साथ। अगर आपने लेट्स सपोज आपने बिहार से रीलोकेट करा हुआ है, तो आपके पास जो सेंटर आएगा वो बिहार का आएगा। तो अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपके पास दिल्ली का नहीं आएगा, अगर आपके आधार कार्ड पे बिहार का एड्रेस है। आपके KYC सारे पूरे होने चाहिए, आपकी सारी डिटेल्स अपडेटेड होनी चाहिए, आप कितने भी पिन कोड्स वगैरह, जो भी फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज़ जो भी डाल रहे हो, आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए सब कुछ। तो ये सब चीज़ें आप गड़बड़ मत कीजिएगा, वरना फिर जो है ना प्रॉब्लम में फंस जाते हैं बच्चे। अच्छा, कई बच्चे ये भी कहते हैं कि करेक्शन विंडो तो ओपन होगी, हम वहाँ कर सकते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि करेक्शन विंडो में बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, बेसिक जो है, फोटो में अगर आपको कोई चेंज करना है या अपनी पर्सनल डिटेल्स में कुछ करना है, उतना ही हो सकता है। सेंटर में कुछ नहीं हो सकता है, आपके एड्रेस में कुछ नहीं हो सकता है, आपकी लैंग्वेजेस में कुछ नहीं हो सकता है, तो ऐसा मत करना। कोटाज में भी नहीं हो सकता, कोटाज में भी नहीं हो सकता है। सो देयर आर लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस फॉर फिलिंग फॉर द करेक्शन विंडो आल्सो। सो जल्दबाजी में फॉर्म नहीं भरना है। नहीं, करेक्शन विंडो पे मत रिलाई करना कि चलो हमने कुछ रायता फैला भी दिया है तो हो सकता है कि बाद में वो विंडो ओपन होगी। विंडो में एक बार आप ट्राई करो कि, और वो मल्टीपल टाइम्स आपको, नेहा मैं फॉर्म फिलिंग खुद करके देख रही थी बच्चों को गाइड करने के लिए, वो मल्टीपल टाइम्स आपको वही सेम डिटेल्स फिल करवाते हैं। हाँ, ताकि आप कोई गलती ना करो। बिल्कुल। उसके बाद भी अगर आप गलती करते हो तो फिर हाँ, प्रीव्यूज़ भी आते हैं, आप प्रीव्यूज़ अच्छे से चेक करो, बार बार वो डिटेल्स भरते हो तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्राई करो कि आपकी बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स जाएँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि मैम मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा या कितनी बार साल में होता है। तो मोड ऑफ एग्ज़ाम इज़ नीट तो ऑफलाइन ही होगा। आपको अगेन यू विल गेट अ पेपर पेन इन योर सेंटर, आपको ऑफलाइन ही वो एग्ज़ाम देना है। OMR शीट आपको मिलती है। दूसरा साल में सिर्फ एक ही बार आपका ये एग्ज़ाम होता है। बाकी बच्चों को हम जो पैटर्न है वो कितना चेंज हुआ है। हाँ, पैटर्न से रिलेटेड देखो, ओवरऑल तो हमने एक अलग वीडियो बनाई है, पूरी मार्किंग स्कीम और सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया, तो आप वो वीडियो देख लो अगर आपको उसके लिए क्लैरिटी चाहिए। बट एक मेजर चेंज मैं डेफिनेटली आपके यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ कि जो हमने बताया था उस वीडियो में भी बताया है कि 200 क्वेश्चन होते थे पहले, उसमें चॉइसेस आती थी। अब 180 क्वेश्चन ही आते हैं और 180 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो चॉइस हटा दिया उन्होंने। मेजर चेंज मैं यही बोलूँगी कि अभी हुआ है। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ बिल्कुल, हर राइट आंसर के लिए 4+4 है, हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 है। अब सिलेबस कितना टफ हुआ है बच्चों के लिए। जैसे मैंने बोला, मेजर चेंज कुछ नहीं है, सिलेबस टफ कुछ भी नहीं है, ना ही एग्जाम टफ हो रहा है। ये भी बच्चे पूछते हैं हर साल टफ होता जा रहा है। बच्चे एग्जाम टफ नहीं हो रहा है, जस्ट कि बच्चे बढ़ रहे हैं एग्जाम में, तो आपका कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। या दैट्स ट्रू। सो वही है कि आपको सिलेबस तो आपका 11-12 CBSE के आसपास ही रहता है। थोड़े बहुत टॉपिक्स इधर उधर जो होते हैं तो वो आप NMC की वेबसाइट से आप देख सकते हो। वहाँ पे मैं तो कहती हूँ कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो PDF का और चिपका दो अपने स्टडी टेबल के ऊपर, आपको सब आइडिया रहेगा। और उसमें आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं या वीक सब्जेक्ट्स हैं, राइट, या कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, वीक टॉपिक्स है।
तो ये हो गया। और उसके अलावा जो है आपकी NCERT CBSE से ही मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो कुछ टफ कुछ नहीं है, सब मॉडरेट, सबके लिए उतना ही टफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो टफर होता जा रहा है। अगर आपकी पकड़ अच्छी है 11th-12th CBSE के आपके ऊपर तो और कुछ भी टफ नहीं है, मॉडरेट है, बच्चे बढ़ रहे हैं, सिर्फ इतना समझना है। कंपटीशन का रियलिस्टिक आपको आइडिया होना चाहिए, राइट? सो अनु, अब लेट्स सपोज हर कोई बच्चा एग्जाम में बैठता है, जब हम स्कूल में होते हैं सारे बच्चों को एग्जाम देना होता है, कि हर कोई पास होता है? नहीं हो पाता। तो अब जैसे हम स्कूल में तो 100 मार्क्स का जैसे टोटल एग्जाम होता था, तो 33 वाज दी मिनिमम रिक्वायरमेंट। हाँ, वो तो पासिंग हो ऐसे गया। ही हमारा नीट में विच इज 720 का पूरा एग्जाम होता है, जिसमें हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट टू क्लियर, जिसमें आप कहते हो कि हम नीट में पास हो गए हैं, इट इज 150। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जितने हमारे टॉप कॉलेजेस हैं फॉर नीट, तो उसके लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है? हाँ, नहीं, करेक्ट, यहाँ पे आ जाता है कि देखो पास तो आप हो गए, चलो ठीक है, मिनिमम जैसे बोला 33%, हाँ। पास ही नहीं हुआ तो चलो क्वेश्चन ही खत्म हो गया कि फिर आगे क्या सीन है, पास अब तो अटेम्प्ट करना है दूसरा। हाँ तो क्लियर तो करना ही है, वो हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक गुड स्कोर, जैसे एक गुड कट ऑफ, अगर आप एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज कर रहे हो टारगेट, तो मैं बोलूँगी एटलीस्ट 500 मान के चलो, उससे ऊपर 500 एंड अबव, इनफैक्ट 500 to 550 की रेंज मान के चलो आप। एंड अगर आप एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो आई वुड से एटलीस्ट 600 एंड मोर देन दैट। Okay. So 600, 620, 630, that range. So you will get good colleges. That will be considered a good cutoff. बट हाँ 150 में तो आप पास हो जाओगे, पास ही हुए हो। और पास भी हो जाना मतलब एग्जाम दे रहे हो तो उतना तो क्लियर ही नहीं हुआ तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया। सो नेहा, आई थिंक मेजरली हमने ज़्यादा मोटा मोटा कवर कर लिया है। काउंसलिंग वैसे एक वास्ट टॉपिक है, तो उसके लिए नई हाँ, वीडियो भी नहीं है। काउंसलिंग अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि फिर मुझे लगा कि हम उस पर अलग वीडियो ही बना देंगे, उससे रिलेटेड बहुत क्वेरीज आती हैं। बट उसके अलावा अगर आपको कुछ भी लगता है कि इस वीडियो में हमने कवर नहीं किया तो आप हमें बताओ, कमेंट्स में बताओ। आप हमें रीच आउट भी कर सकते हो डायरेक्टली, हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। और हम ट्राई करेंगे कि आगे के वीडियोस में भी आपके जितने भी क्वेरीज, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू हमें भी पता चलता है कि आपको कौन से ऐसे डाउट्स हैं जो हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर हमें फीडबैक दीजिए। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, सारे पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि आपके एंड पे क्या रिक्वायरमेंट है। बट उसके अलावा अगर और कुछ भी ऐसा रहता है तो आप हमें बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।